हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार जबरदस्त चकाचक माहौल। तो भाई स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपकी छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी माइंड मैप सीरीज में, जिसमें हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक और प्यारा छोटू सा मस्त सा टॉपिक, जहां से हर साल एक क्वेश्चन आना तय है। ATG छोटा, बहुत आसान, बहुत प्यारा, और एग्जाम में एक क्वेश्चन आना कंफर्म है हर साल यहाँ से। तो इस साल भी क्वेश्चन आना ही है, ठीक है। बस इसको आराम से देखते हैं। मोस्टली चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस है, थोड़ा बहुत इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन भी है, तो वो आराम से आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। भैया आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो भाई, इस चैप्टर में क्या है ना, सबसे पहले बात होती है हमारे पास। देखो, जब हम जानते हैं पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। यस सर, पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। जानते हो क्या? हाँ सर, हम जानते हैं भैया कि ठोस पदार्थों में से क्या होते हैं, इसके जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, द्रव में थोड़े दूर दूर, और सर गैस में बहुत दूर हो जाते हैं। हाँ सर, जब आपके पदार्थ के जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, तो उनके बीच में अंतर आणविक बल क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। हम जानते हैं कि अंतर आणविक बल क्या होता है? सबसे ज्यादा होते हैं ठोस के अंदर। सर क्यों? क्योंकि उनके कण बहुत पास पास होता है ना। सर फिर क्या होता है? द्रव में कण थोड़े दूर दूर होते, तो उनके बीच का अंतर आणविक बल थोड़ा कमजोर होता है। तो जी हाँ। और जब बात करें किसकी? गैस की, तो भाई गैस में ये बल और भी ज्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन हम जो इस चैप्टर में बात करते हैं, वो सारी बातें आपकी होती हैं आइडियल गैस, आदर्श गैस से जुड़ी हुई। अच्छा, हमारे पास क्या है? हम बात करते हैं भाई आदर्श गैस के लिए। अब आदर्श गैस के लिए हमारे पास क्या कुछ चीजें हमने ऑलरेडी माना हुआ है कि भाई हाँ, गैस में अगर ये बातें हैं तो आप उनको आदर्श गैस कह सकते हो, जिनकी डिटेल बातें हमने अपने क्लास नोट्स में ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको चीजें देखनी है तो मैंने वो चीज यहाँ पे ऐड किया हुआ है। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है ना, वो ऑलरेडी उसकी पूरी PDF हमारे पास यहाँ है, उसको आप देख सकते हो। सारे पॉइंट लिखे हुए सर, जी हाँ ये मेरे पास बातें हैं, तो हम लोग वो सारी बातें ऐसा पढ़ सकते हैं। ठीक है, पर मोटी मोटी बात से मेरे पास क्या है कि मुझे याद रखना है कि सर, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यस सर, जिनको आप लोग अणु कहते हो। यस सर, वो सारे अणु क्या होते हैं भाई? पदार्थ के अंदर आगे पीछे ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मोशन करते हैं, लगातार गति करते हैं, रैंडम मोशन होता है। और जब आप लोग उनका निकालते हो औसत मान, तो औसत वेग कितना आता है? 0 आता है। औसत वेग 0 आता है, लेकिन लगातार गति होती है तो उनके पास गतिज ऊर्जा रहता ही है। अच्छा सर, आदर्श गैस आपने, आदर्श गैस किसको बोलते हो? सर आदर्श गैस में हम एक चीज और मान के चलते सर, क्या? कि गैस के अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल कितना? 0 होता है। अंतर आणविक बल, इंटर एटॉमिक फोर्स कितना होता है? 0 होता है। अब अगर कणुओं के बीच में, अगर अणुओं के बीच में कोई बल है ही नहीं, तो कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं आता है। जब तक कोई बल नहीं आएगा, हमारे पास कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। चल ठीक है। उसके अलावा जब अणु लगातार चलते हैं, टक्कर करते हैं, कोलिजन करते हैं, और टक्कर करने की वजह से उनके संवेग में आता है परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन आने की वजह से भैया उनमें बल उत्पन्न हो जाता है। सर ठीक है, बात एकदम करेक्ट है। लेकिन जब उनकी टक्कर होती सर, सारी की सारी टक्कर हम क्या मांगे चलते हैं? प्रत्यास्थ टक्कर है, इलास्टिक कोलिजन है। मतलब कि होने वाली टक्करों में किसी भी तरह का कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है। अच्छा चलेगा। तेरे पास क्या है? ये कुछ बातें खास खास जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो मोटी मोटी बात जो अपने के लिए काम की, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आदर्श गैस के कण एक समान होते हैं, गोलाकार होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक सर, दो कणों की है ना, क्या आदर्श गैस के कणों की ऊर्जा सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित होता है। मतलब क्या है कि आपकी जो गैस में बिल्कुल एक समानता है कि भैया अगर आपका x दिशा में कोई चाल है औसत मान में, तो y में भी वही आएगा, z में भी वही आएगा। हर एक दिशा में उनकी जो ऊर्जा है एक समान रूप से बटा हुआ रहता है। अच्छा, मैं कहता हूं कि x दिशा में, क्या कह रहा हूं मैं, कि x दिशा में जो आपको चाल मिलता है वही आपको y में मिलता है, वही आपको z में मिलता है। अच्छा, तो सभी दिशाओं में चाल मेरे पास क्या रहता है? सेम, औसत मान है ना, औसत मान मेरे पास सेम चलता है। चल ठीक है, चलेगा। बात करते हैं कणों की सभी टक्कर क्या होती है या प्रत्यास्थ होता है। मतलब क्या है? प्रत्यास्थ टक्कर है, किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं होता। तो भाई आदर्श गैस किनको कह रहे हो? सर ऐसी गैस को कह रहे हैं जिनमें कणों के मध्य में कोई भी अंतर आणविक बल है ही नहीं। मतलब कि सिस्टम में किसी भी तरह का पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहता है। तो बोलते हैं अंतर आणविक बल 0 होते हैं, और आपकी स्थितिज ऊर्जा भी कितना? 0 होता है। सभी दिशा में क्या होता है? आपका वेग समान आता है। और सर कितना आता है? RMS मान का 1/√3। तो RMS क्या होता है पढ़ा हुआ है, आगे फिर बताऊंगा। ठीक है, तो RMS का 1/√3 मेरे पास ये मान आता है। अच्छा ठीक है, बात करें पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए? ठोस, द्रव, गैस के लिए। हम जानते हैं भैया कि ठोस के लिए अंतर आणविक बल सबसे ज्यादा होता है, तो उनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, इसलिए वो सबसे ज्यादा स्थायी भी होते हैं। अच्छा, तो ठोस में बल आपके सबसे कम होता है,
है ना, गलत बोल गया। ठोस में आप क्या होगा, ठोस में बल सबसे ज्यादा होता है तो उनकी ऊर्जा सबसे ज्यादा कम होती है। द्रव में बल थोड़ा कम तो उनकी ऊर्जा थोड़ी ज्यादा आती है। गैस में बल और भी कम तो उनके लिए ऊर्जा और भी ज्यादा आती है। लेकिन जब बात करें आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस में भैया आपका बल कितना आता है, 0। और आइडियल गैस की जो ऊर्जा आती है भैया वो भी कितना, 0 मेरे पास आती है। अच्छा चलेगा सर, बात तो काम की, चलेगा चलेगा दौड़ेगा। अच्छा बात करते हैं, ये वही पॉइंट आपके थोड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, यहाँ बात करते हैं। यहाँ पे एक खास पॉइंट लिखा हुआ है, नोट वाला पॉइंट, जरा इसको ध्यान सुनेंगे। नोट वाला पॉइंट जरा ध्यान से सुना जाए। क्या कहते हैं, कहा गया कि एक रियल गैस, एक वास्तविक गैस को अगर आइडियल गैस बनना है, एक वास्तविक गैस को अगर आइडियल गैस बनना है तो भाई क्या कंडीशन चाहिए। हम जानते हैं कि आइडियल के अंदर अंतर आणविक बल होते हैं खत्म, फ्री होता है। तो भैया अगर मुझे आपकी रियल गैस को आइडियल बनाना है तो भैया प्रेशर करो कम, ताकि प्रेशर कम होने की वजह से कण आपके बहुत दूर दूर रहते हैं, तो प्रेशर रहेगा कम और ताप बहुत ज्यादा। जितना ज्यादा ताप उतनी ज्यादा ऊर्जा, उतना तेज वो गति करेंगे, और जितना तेज वो गति करेंगे आपस में बातचीत का मौका उतना कम मिल पाएगा, मतलब अंतराणिक बल खत्म रहेंगे। तुम क्या करें कि रियल गैस को अगर निम्न दाब और उच्च ताप पे रखा जाए, निम्न दाब और उच्च ताप पे रखा जाए तो वो मेरे पास आइडियल गैस की भांति काम करता है। चल जाएगा आगे, अगला ये पॉइंट डन है, यहां बात करते हैं। अब आइडियल गैस, तो आइडियल गैस की समीकरण सब लोग जानते हैं क्या सर? जी हाँ, अच्छे जानता हूं। आइडियल गैस का समीकरण से क्या होता है, पीवी बराबर nRT होता है, बचपन से पढ़ता रहा हूं सर। पी क्या होता है, प्रेशर, वी क्या होता है, वॉल्यूम, एन क्या मोल की संख्या, आर आपका गैस कांस्टेंट, टी मेरे पास तापमान। चलेगा सर, तापमान हमेशा केल्विन में मेरे पास आता है सर, ठीक है। आइडियल गैस का एक फॉर्मेट भाई ये भी बड़ा फेमस होता है सर, कैसे निकाला, स्मॉल एन का वैल्यू कैपिटल एम बटा एम डब्ल्यू यहां डालो, तो मेरे पास क्या है आपका एम बटा आयतन बन जाता है घनत्व, और एम डब्ल्यू वहां पहुंच जाता है, तो पी एम डब्ल्यू बराबर रो आर टी, ये मेरे पास बड़ा काम का। तो इसी का मेरे पास एक फॉर्मेट और भी बन जाता है सर, कितना, पी वी बराबर एन के टी। बच्चे प्लीज, हाँ तो भाई देखो, तो मेरे पास क्या है, हमारे पास पी और एन के टी भी होता है, ठीक है। अब इसमें हर चीज का अपने मतलब आपको लिख के दिया हुआ है सर। क्या देखो, यहाँ पे कैपिटल एम का मतलब मेरे पास क्या होता है, गैस का दिया गया द्रव्यमान, क्या आपको गैस की कितनी मात्रा आपको दे रखा है, ठीक है। लाइट जलाओ भाई, तो क्या हो गया भाई, बच्चे लाल एक मिनट रुकेंगे, लाइट रही यहाँ पर, आहा चला गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, केवल मेरे पास क्या है, गैस की दी गई मात्रा, और एम डब्ल्यू क्या होता है, उसका मोलर मास, कि भैया एक मोल गैस का द्रव्यमान या भार उसका कितना होगा, ठीक सर। और स्मॉल एम का मतलब है एक कण का द्रव्यमान मेरे पास कितना होगा। अब इनसे जुड़ी कुछ खास पॉइंट जो आपको याद रखने हैं सर, कौन से पॉइंट, चला ये लिखा हुआ है कि पी बटा रो बराबर आर टी बटा एम डब्ल्यू या बराबर के टी बटा छोटू है। यहाँ पर वो बहुत काम का पॉइंट है, क्योंकि भैया इनसे आपको आगे कुछ फॉर्मूला में, नए फॉर्मूला बनाने में आपको हेल्प मिल जाती है, ठीक है। चलेगा, डन। अच्छा बात करते हैं अब इस आइडियल गैस से जुड़े हुए कुछ आपके बहुत छोटे छोटे नियम होते हैं, जो मतलब ज़्यादा काम के तो है नहीं, आपको ऑलरेडी पता है आपने, क्योंकि ये बातें ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। बात समझते हैं। तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, मैं कहता हूँ कि अरे रुक जाओ, मैं कहता हूँ कि इसमें हमारे पास क्या है, पी बाई एन आर टी है। अब इसमें बारी बारी से एक एक चीज को कांस्टेंट कर दो। चलो कि भैया अगर मैं इसमें कर दूं टेम्परेचर को कांस्टेंट तो बॉयल्स का लॉ बन जाएगा, है ना, बॉयल्स लॉ बन जाएगा। अच्छा सर, अगर मैं प्रेशर को कर दूं कांस्टेंट तो चार्ल्स लॉ बन जाएगा, चार्ल्स लॉ बन जाएगा। अगर मैं कर दूं वॉल्यूम को कांस्टेंट तो मेरे पास क्या है, गैलोसिक नियम बन जाएगा, बन जाएगा। और अगर मेरे पास क्या कह रहा हूं कि अगर एन को कर दें सेम, एन कांस्टेंट कर दिए जाए तो मेरे पास क्या बन जाएगा, आवेगाद्रो लॉ बन जाएगा। अच्छा तो भाई मेरे पास क्या है, इनसे जुड़े कुछ छोटे छोटे मेरे पास नियम है। बॉयल्स का नियम, बॉयल्स तो क्या बोलता है सर, बॉयल्स लॉ एक सिंपल सी बात कहता है कि सर अगर मेरे पास किसी आदर्श गैस की बात करें, आदर्श गैस की बात किया जाए तो आपके नियत तापमान पर P इंटू वी का गुणनफल मेरे पास क्या आता है, नियत आता है सर, ठीक है। तो जब तापमान होता है नियत, तब P क्या होता है, वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या फिर अगर दो कंडीशन को कंपेयर करते हैं, दो केस को कंपेयर किया जाए तो P1 बटा P2 V के उल्टे अनुपात में आ जाता है। या फिर सर को V को वहां भेज दो, P इंटू वी मेरे पास क्या है, नियत आता है, तो P1V1 बराबर P2V2 मेरे पास होता है। अच्छा अगर अब यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनते हैं ग्राफ से जुड़े हुए, जब बात करते हैं समझना, तो ग्राफ की बात करें समझो,
कि आप लोग देख पा रहे हो कि P समानुपाती है 1/V के, इसकी शक्ल मिलता है y समानुपाती 1/x के साथ। तो क्या होता है, ये ग्राफ आपका होता है हाइपरबोला। क्या होता है मेरे पास से, ये ग्राफ आपका बनता है हाइपरबोला, अति परवलय। अति परवलय मेरे पास ये ग्राफ बनता है। बहुत बढ़िया। अब से क्या इसमें यही ग्राफ होता है? नहीं, पूछने को आपसे बहुत सारे ग्राफ इससे करवा सकता है, तो वे ट्राई करते हैं। आओ बोयल स्लो के लिए देखो, तो P का 1/V के साथ ग्राफ समझ लो कि P समानुपाती होता है 1/V के। यस सर। अब इसने P को रखा है y अक्ष पे, 1/V को रखा है x अक्ष पे, तो y समानुपाती x जो कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मेरे पास होता है। बहुत बढ़िया सर। P इंटू वी का P के साथ ग्राफ समझो। सर आपने देखा है कि आपके नियत ताप पर P इंटू वी तो कांस्टेंट होता है। अगर P इंटू वी क्या है, कांस्टेंट है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, ऐसी लाइन आएगी। तो सेम कहानी, P इंटू वी फिर से कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर T, सर हमने बोला है ना बॉयल्स का नियम लगता ही आपका नियत तापमान पर, तो तापमान नियत है। बताओ, बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं, यही नहीं अनगिनत ग्राफ बना सकता हूं, अनगिनत। चलेगा, यहां बात करता हूं सर सेम तरह से मेरे पास क्या आपका चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि किसी आदर्श गैस में अगर आपका प्रेशर होता है कांस्टेंट, तो गैस का आयतन तापमान के समानुपाती होता है। अगर मेरे पास P कांस्टेंट है तो V समानुपाती मेरे पास क्या आता है, T आता है। यस सर। तो इसके हिसाब से क्या होता है, इसके हिसाब से हम लोग दो केस को कंपेयर कर सकते हैं। क्या, V1/V2 T1/T2। चल ठीक है। अब इनसे जुड़े हुए हमारे पास क्या है, ग्राफ के कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे वो करवा सकता है। जब आप समझते हैं ग्राफ की बात करें सर, ग्राफ की बात की जाए P और V का, हम जानते हैं भैया कि P और V में हमने बोला कि बॉयल आपके चार्ल्स के नियम के अनुसार प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट तो भाई वो नहीं बदलेगा, एक मस्त लेटी हुई शानदार लाइन आएगी। तो ठीक है, चलेगा, दौड़ेगा, शानदार। अब उनसे ही जुड़े और भी ग्राफ क्या क्या बनवा सकता हूं, समझना। V का T के साथ हम जानते हैं सर, आपके वो चार्ल्स के नियम में क्या है, V समानुपाती T है। V कहां पर है, y अक्ष पर है। T कहां पर है, x अक्ष पे। दोनों आमने सामने हैं, पावर 1, ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। चल जाएगा। तो अगला ग्राफ है V का 1/T के साथ। चल बात कर लेता हूं, समझाता हूं ना। V को T के समानुपाती है चार्ल्स नियम के अनुसार। V कहां पर है, y अक्ष पे। तो x पे कौन है, 1/T। अच्छा, तो 1/T को रखा जाए x। ठीक सर। तो मेरे पास क्या है सर, T कितना होगा सर, T होगा 1/x। बहुत बढ़िया। तो T को रखो 1/x, दोनों एक दूसरे के आमने सामने, क्या बना तो ये तो हाइपरबोला है। ये तो मेरे पास क्या है, अति परवलय है, हाइपरबोला है सर। बहुत बढ़िया। ठीक सर, आगे देखो सर VT का ग्राफ। सर V/T, सर V/T तो यहां से नियत आएगा ना भाई। देख, V समानुपाती T है तो V/T का मान मेरे पास क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा। तो V/T क्या है, कांस्टेंट है। बहुत बढ़िया, शाबाश सर। V/T फिर से कांस्टेंट, इधर कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास V/T तो सेम ही है, कांस्टेंट बना रहेगा सर। जी हाँ, चलेगा, दौड़ेगा, शानदार। आगे बात करते हैं गेलुसेक का नियम। सर वही कहानी कि अगर किसी आदर्श गैस की बात करता हूं तो नियत आयतन पर उसका जो दाब होता है तापमान के समानुपाती होगा। तो एट V कांस्टेंट P समानुपाती T होता है। दो केस की तुलना कर दो, P1/P2 बराबर कितना, T1/T2। T2 मेरे पास बन जाएगा। ग्राफ की बात करता हूं, P का V के साथ साफ साफ बोला गया है क्या कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है दोस्तों, वॉल्यूम के लंबवत लाइन खींच दो। बहुत बढ़िया, चलेगा। बोल हाँ कि ना, हाँ जी सर, बिल्कुल एकदम बात मेरे को समझ में आ चुका है। ठीक है, सुनेंगे सर। और क्या ग्राफ बना सकता हूं, समझ लो। P का T के साथ, क्या P समानुपाती T है। यस सर, P समानुपाती T है। P कहां पर है, y अक्ष पे। T कहां पर है, x अक्ष पे। तो y समानुपाती x मेरे पास है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, जो कि आप देख पा रहे हो। दिख रहा है क्या, हाँ सर स्ट्रेट लाइन है। यहां बात कर V और T का, सर V तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट कर दो। सर P/T देखो, यहां से क्या P/T भी कांस्टेंट आएगा। यस सर, तो P/T कांस्टेंट, चाहे कोई भी ले लो, खत्म, चल जाएगा। हाँ सर। फिर आवेगाद्रो का नियम क्या बोलता है कि सभी गैसेस के लिए समान ताप, दाब और आयतन पे, समान ताप, दाब और आयतन पे उनमें उपस्थित अणुओं की संख्या समान आती है।
क्या बोलता हूँ, उनमें उपस्थित अणुओं की संख्या मेरे पास क्या आता है, सेम टू सेम निकल कर आता है। अच्छा क्या कह रहा हूँ, उनमें समान मेरे पास अणुओं की संख्या आती है। तो एट सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम सभी गैसों में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होता है। मोल की संख्या समान आती है। सर कैसे, देख हम जानते हैं ना पीवी बराबर एनआरटी होता है, तो यहाँ से एन कितना आएगा सर, कितना पीवी बटे आरटी। जरा सोच, इधर सभी के लिए पी सेम है, वी सेम है, टी सेम है और आर तो सबके लिए सेम होता ही ना, तो ये तो सेम आएगा कैसे ही। हाँ सर, तो समान दाब, ताप और आयतन पर मेरे पास सभी गैसों में अणुओं की संख्या, उनकी मोल की संख्या मेरे पास सेम आता है। चलेगा, डन, ओके। अगला डाल्टन का नियम। डाल्टन का नियम क्या बोलता है कि मान लो किसी बर्तन के अंदर दो या दो से अधिक गैसेस भरी हुई है, एक बर्तन के अंदर दो या दो से अधिक गैस भरा हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि उस सिस्टम का, उस मिश्रण का जो मेरे पास क्या है कुल प्रेशर होता है, वो सभी की सभी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता। मतलब कि हर एक गैस अलग अलग कितना प्रेशर उत्पन्न करता, उन सभी को जोड़कर आप लोग उस गैस का कुल प्रेशर निकाल सकते हो। सिंपल सा, चलेगा, डन है। बात करें आगे। अब एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, ये रटना पड़ेगा फॉर्मूला। गतिज ऊर्जा बटे आयतन, एकांक आयतन मतलब कि आयतन में भाग देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, आयतन का भाग दो तो m बटा v क्या बनता है, घनत्व बन जाता है। अच्छा, तो मेरे पास क्या है, एकांक आयतन की घनत्व, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा क्या बनता है, 1/2 रो वी स्क्वायर, इसको ये कह देंगे। सर ऐसे ही मेरे पास क्या है, आप लोग फॉर्मूला निकालते हो प्रेशर का, तो प्रेशर का फॉर्मूला बनता है 1/3 रो वी स्क्वायर। अगर दोनों को आपस में भाग देकर सॉल्व करोगे तो प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 इंटू ई। सर ये क्या है, एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा। चल जाएगा, हाँ जी सर, फॉर्मूला काम का है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलेगा। अब उसके अलावा मेरे पास क्या, हमें पता है कि गैस के अणु गति करते हैं, गति करते तो उनके पास वेग आता है ना। अब उन सब के बारे में हम लोग बात करते हैं कि किस किस वेग की बात हम लोग इस चैप्टर में करते हैं, सुनेंगे। तो चलो मेरे पास क्या है सर, इसको बोलते हैं हम लोग औसत वेग। औसत वेग इसको कहेंगे भाई, गैस के अणुओं का औसत वेग से कितना होता है, 0। सर क्यों, समझो, वेग क्या है, सदिश राशि है, और हमने कहा कि गैस के सारे अणु रैंडम मोशन करते हैं, कोई आगे, कोई पीछे, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई लेफ्ट, कोई राइट। हाँ सर, तो जब सबका रैंडम मोशन होता है, तो जब सबका सदिश योग करते हो दिशाओं के साथ में, तो उनका परिणाम से कितना आता है, 0 आता है। तो भैया औसत वेग का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि पहले कण का वेग कितना है, दूसरे का कितना है, जब सबको ऐसे सदिश योग में जोड़ोगे, जितने मान लो मेरे पास क्या है n कण थे, तो n का भाग दो, ऐसे आपको उनका औसत वेग मिल जाएगा। ठीक सर। अगला मेरे पास क्या है सर, आरएमएस। आरएमएस का मतलब होता है वर्ग माध्य मूल वेग। वर्ग माध्य मूल वेग मतलब कि अगर मुझे किसी भी दिए गए गैस के अणुओं के लिए आरएमएस मान निकालना, तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्येक वेग का करेंगे वर्ग करेंगे, यस सर। वर्ग करके भैया क्या करेंगे, उनका निकालेंगे माध्य। माध्य मतलब होता है औसत, तो हर एक का स्क्वायर, फिर जोड़ के n का भाग दोगे, माध्य मिल जाएगा, और आखिर से क्या वर्गमूल, तो वर्ग कहेंगे, फिर माध्य करेंगे, फिर वर्गमूल लेंगे। ऐसे आप लोग उनका आरएमएस मान निकाल सकते हो। ठीक सर, चलेगा, डन। सर एवरेज, वी एवरेज मेरे पास क्या है, ये आपकी औसत चाल है, बिना दिशा के सिर्फ और सिर्फ परिमाण को लेके अगर उनका औसत निकाला जाए तो वो बनता है आपका औसत चाल। अच्छा, मतलब यही फॉर्मूला बिना सदिश के चल जाएगा। जी हाँ सर, फॉर्मूला भी रटने हैं, फॉर्मूला रटना है, ठीक है सर। वी एमपी से, एमपी का मतलब क्या होता है, एमपी का मतलब होता है अधिकतम संभाव्य, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अधिकतम 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 संभाव्य वेग, अधिकतम संभाव्य वेग। अच्छा सर, अधिकतम संभाव्य वेग चलेगा क्या, हाँ जी सर, हाँ जी सर। अब बात समझो, अधिकतम संभाव्य का मतलब होता है कि भाई गैस में क्या, गैस में बहुत सारे अणु हैं, हर एक अणु की अपनी अपनी एक रफ्तार है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो वाली स्पीड होती है जो सबसे ज्यादा पार्टिकल के पास है। क्या बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा पार्टिकल के पास जो वाला स्पीड है उसी को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अधिकतम संभाव्य वेग। अच्छा, सब बात में एकदम समझ पा रहा हूं, आई होप इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। हाँ सर, अब देखो सबके लिए फर्स्ट फॉर्मूला याद रख लो, है ना, 3p बटा रो, 8p बाय पायरो, 2p बटा रो। हाँ सर, चलेगा। अब ये जो बाकी फॉर्मूला है ये कहां से बनेंगे, ये मैंने आपको पीछे एक चीज याद करने को कहा था, तो कौन सा, ये
P बटा रो बराबर RT बटा MW। तो भैया P बाय रो का वैल्यू ये रखोगे तो आपको अपने आप वो बचे हुए फॉर्मूले दिख जाएंगे। अच्छा, P बटा रो को क्या लिखोगे, RT बटा MW या KT बटा छोटा m, सब बहुत बढ़िया, ऐसे इनको रख सकते हो। तो K क्या होता है, K हमने भैया यहाँ लिखा हुआ है। K क्या होता है, तो K मेरे पास आपका होता है बोल्ट्जमान नियतांक। ये क्या होता है, बोल्ट्जमान नियतांक से कैसे निकालते हैं, R बटा NA से निकाला जाता है। चल जाएगा बॉस, बोल्ट्जमान नियतांक चल जाएगा दोस्तों। हाँ जी सर, ये क्या होता है भैया, आपका सार्वत्रिक गैस नियतांक। ठीक है, चलेगा। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे। सर ठीक है, तो ये अलग से एक फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है भाई, अलग से जो लिखा हुआ ना, ये मेरे पास है वेलोसिटी ऑफ साउंड। साउंड ध्वनि का वेग, ओहो ध्वनि का वेग है ये, ध्वनि का वेग, वेलोसिटी ऑफ साउंड, गामा RT बटा M2। सर गामा क्या होता है, गामा आपका होता है विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। बोल दो भाई कितना, CP बटा CV। से बहुत बढ़िया, चल जाएगा। हाँ जी सर, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बात करें, यहाँ देखो, अब हम जानते हैं किसी भी ग्रह पे वायुमंडल होने की शर्त से क्या होता है, वायुमंडल आपका तब रह पाता है जब गैसों का RMS वेग एस्केप स्पीड से कम होता है। सर ये क्या है मेरे पास, पलायन वेग, कि गैस का RMS वेग अगर पलायन वेग से कम है तो गैस आपकी उस ग्रह पे रहेंगी, लेकिन अगर गैसों का RMS वेग उनके पलायन वेग से ज्यादा हो जाए तो वो गैस उस ग्रह से बाहर निकल जाती है और कभी भी वहां पे वायुमंडल नहीं रह पाता है। ठीक है, चलेगा। हाँ सर, माध्य मुक्त पथ में लिखा गया, माध्य मुक्त पथ का मतलब होता है कि दो लगातार टक्करों के बीच में चली गई औसत दूरी, दो लगातार दो क्रमागत टक्करों के बीच में चला गया औसत दूरी जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माध्य मुक्त पथ। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ इसको कहा जाता है। तो इसका कहना आपको रखना फॉर्मूला याद, फॉर्मूला भैया लिखा हुआ क्या, लैम्बडा m बराबर 1/√2 पाई d स्क्वायर NV। सर डी क्या होता है, डी मेरे पास होता है व्यास, डी मेरे पास क्या होता है, डी होता है कणों का व्यास, कणों का व्यास, कणों का व्यास। और NV का मतलब होता है कैपिटल N बटा V। बोलो तो एकांक आयतन में कणों की संख्या, एकांक आयतन में कणों की या अणुओं की संख्या। ठीक है, चलेगा। हाँ जी सर, अब ये नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। क्यों, क्योंकि इस अकेले फॉर्मूला से एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, इस अकेले पार्ट से एग्जाम में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। और पिछले काफी टाइम से इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन नहीं आया है, तो हो सकता है कि नीट 2025 में यहां से क्वेश्चन बन जाए। कोई बहुत हेवी फॉर्मूला नहीं आता है, फॉर्मूला ये है, इसी के आधार पे तीनों बार एक ही क्वेश्चन पूछा गया। सर क्या, कि आपका जो मीन फ्री पाथ है वो आपके व्यास के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर व्यास के व्युत्क्रमानुपाती है तो त्रिज्या के भी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मेरे पास आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया और 2-3 बार पूछा गया। ठीक सर, अब जैसे दो टक्करों के बीच में चली गई औसत दूरी बनता है माध्य मुक्त पथ, सेम तरह से दो टक्करों के बीच में चली गई क्या बोलते ना, दो लगातार टक्करों के बीच में जो औसत समय आपको लगता है, भाई पहला टक्कर हुआ, दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ, तो लगातार दो टक्कर के बीच में जो भी टाइम आ रहा है अगर उस सबका औसत मान निकाला जाए, सबका औसत मान निकाला जाए तो आप उसका बोलते हो विश्रांति काल, उसको कहते हैं। भैया विश्रांति काल को अंग्रेजी में कहते हैं रिलैक्सेशन पीरियड। क्या बोलते हैं इसको, रिलैक्सेशन पीरियड बोलते हैं इसको, रिलैक्सेशन पीरियड, विश्रांति काल। चल जाएगा दोस्त। हाँ जी सर, तो इनके लिए एक कॉमन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कौन सा, कि RMS चाल बराबर औसत दूरी और विश्रांति काल तो चल जाएगा। विश्रांति काल ये होता है लैम्बडा m ऊपर है, RMS चाल देख चुके हो। ठीक सर, अगला पार्ट मेरे पास क्या है, स्वतंत्रता की कोटि। समझते हैं स्वतंत्रता की कोटि भैया क्या समझाता है, समझना कि मान लो मेरे पास क्या कोई भी अणु है ना, तो वो कितने तरह के इंडिपेंडेंट मोशन, बोलो तो कितने तरह के स्वतंत्र, एक दूसरे से स्वतंत्र
गति आपको दिखा सकता है, वो आपकी क्या होता है, स्वतंत्रता की कोटि। क्या बोलते हैं उसको, स्वतंत्रता की कोटि। उसी को कहते हैं कि कितने अलग अलग तरह के इंडिपेंडेंट मोशन एक कण आपके पास रख सकता है, उसको बोलते हैं स्वतंत्रता की कोटि। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, यहां पे हम लोग 3 तरह की स्वतंत्रता की कोटि पढ़ते हैं। सबसे पहला स्थानांतरित गति के कारण, घूर्णन गति के कारण और कंपन के कारण। ठीक है, अगर बात करें स्थानांतरित गति के कारण भैया 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। देखो, एक्स में, वाई में और जेड में। तो 3 तरह का स्थानांतरण गति मेरे पास हो सकता है, 3 तरह का ट्रांसलेटरी मोशन मेरे पास हो सकता है एक्स, वाई और जेड में। और सेम तरह से 3 अक्षों के सापेक्ष क्या भैया, घूर्णन भी हो सकता है। तो 3 अक्षों के सापेक्ष क्या है, घूर्णन हो सकता है, और घूर्णन को ही हम लोग यहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम और दे देते हैं, चलेगा। और आखिरी मेरे पास क्या है, कंपन के कारण भैया कितनी, 2 होती हैं, जो कि होती है हाई टेम्परेचर पे। हालांकि हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं आती हैं, पर हाई टेम्परेचर पे कंपन के कारण भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास जुड़ जाती है, चलेगा। ओके सर, बहुत बढ़िया, शाबाश। बात करते हैं नोट, नियत आयतन की विशिष्ट ऊष्मा CV का फॉर्मूला क्या होता है भैया, F/2R से। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा CP से कितना होता है, CV + R होता है, वो मान यहां पे रखोगे तो F/2 + 1 होता है। अरे भाई साहब, ये क्या लिखा हुआ है भैया, F/2 + 1 × R होता है। ठीक है, चलेगा। तो ये भाई याद रखेंगे। यहां से एक बात हमें क्लियरली दिख पा रहा होगा सर, क्या कि CV में R जोड़ा तो मुझे CP मिला, तो सर ठीक है, CP का मान हमेशा कितना, CV से बड़ा आता है। ऐसा क्यों होता है, देखो नियत दाब पे क्या होता है, नियत दाब पे जब कभी आप लोग ऊष्मा प्रदान करते हो तो ऊष्मा का कुछ हिस्सा हमेशा आपका कहां जाता है, आंतरिक ऊर्जा में संचित होता है, और कुछ हिस्सा उसका कार्य में जाता है, कुछ हिस्सा उसका क्या होता है, कार्य में जाता है। तो क्या होता है, तापमान बढ़ाने के लिए जो ऊर्जा मिल रही है नियत दाब पे थोड़ा कम मिलता है, लेकिन यही काम अगर नियत आयतन पे किया जाए तो भाई नियत आयतन पे कार्य तो हुआ ही नहीं, नियत आयतन पे कार्य तो हुआ ही नहीं, तो जो भी आप ऊष्मा देते हो वो सारा का सारा कहां जाता है, आंतरिक ऊर्जा में। तो क्या होता है, नियत आयतन पे तापमान बढ़ाने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन नियत दाब पर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऊर्जा का कुछ हिस्सा भी कार्य के रूप में उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है, चलेगा, हाँ जी सर। तो याद रखना, उसके हमारे पास क्या है, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात सर क्या होता है, CP/CV होता है, उनका भाग दो, ये फॉर्मूला मिलेगा। याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया, ये एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछा जा चुका है। अच्छा सर, अगर मैं यहां से F/2 का मान निकालूं तो कितने वैसे आएगा, यहां से F/2 मेरे पास आएगा 1/1 माइनस, सॉरी 1/Γ-1। तो ये वैल्यू आप लोग इनमें डालकर CP/CV के और भी फॉर्मूले बना सकते हो। चल जाएगा दोस्त, सजी हाँ। तो CP का फॉर्मूला R/Γ-1, CP का फॉर्मूला Γ-R/Γ-1। ठीक है, अब CP का फॉर्मूला पता है, CV पता है, हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब पता है, तो भाई इससे जुड़े हुए क्या क्या खास पॉइंट मेरे पास बनते हैं, जरा एक बार उनको देख लिया जाए। क्या बोलता हूं, अगर हमारे पास क्या है, एक मोनो एटॉमिक गैस, मतलब समझना, एकल परमाणुवीय गैस, एकल परमाणु सर, जिसके पास क्या होता है, तो जिसके पास एक ही परमाणु होता है, जैसे कि हीलियम, नियोन, यस सर, इनके पास क्या होता है, एक ही परमाणु होता है, तो एक परमाणु, एकल परमाणुवीय गैस, तो उनके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम भैया आपका टोटल भाई कितना, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। तो 3 से कौन सी, तीनों ट्रांसलेशन, काम खत्म, बहुत बढ़िया। चल ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 3 है तो मेरे पास क्या है, CP का वैल्यू, रुको टोटल लिख दिया, एक मिनट दोस्त, थोड़ा मैंने यहाँ पर टोटल लिख दिया, जस्ट अ मिनट, ये CV आएगा और ये CP आएगा, ये CV है और ये CP है। ठीक है, तो CV हम लोग कितना, F/2R, तो 3 रखो, 3/2R, बहुत बढ़िया, प्लस R करेंगे तो CP मिल जाएगा 5/2R, बहुत बढ़िया, और दोनों का भाग दोगे तो गामा मिल जाएगा सर कितना, 5/3। सर कितना भाग देने सर कितना था, से ये लगभग 1.66 के लमसम बैठता है, चलेगा। अच्छा, वही बात करें किसके लिए, डाई एटॉमिक, सर जिनके पास 2 एटम होते हैं, जैसे कि मेरे पास हाइड्रोजन होता है, भाई H2 गैस होता है, O2 गैस होता है, N2 गैस होता है। हाँ सर, इनमें दो परमाणु होते हैं, द्विपरमाणुवीय गैस। ठीक है, तो द्विपरमाणुवीय गैस के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है टोटल 5। तो 5 में से कौन कौन सी,
3 आपकी होती है ट्रांसलेटरी और 2 होती है रोटेशनल। ठीक है, तो 5 होता है। इस डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 के लिए सीवी में रखो 5/2 इंटू आर आ रहा है, +1 करो 7/2 आर आ रहा है, इनका भाग दो, गामा निकालो 5/7 है, सॉरी 7/5 मेरे पास आएगा। ठीक है, भाग दो, कितने पास आएगा 1.4, चलेगा। सेम तरह से मेरे पास क्या है, ट्राई एटॉमिक लीनियर स्ट्रक्चर। मेरे पास क्या है, लीनियर मतलब एक ही लाइन की स्ट्रक्चर है। जैसे आपका ना, जैसे आपका द्विपरमाणु होता है भाई, H और H होता है, O और O होता है, सब बिल्कुल ऐसे ही एक ही लाइन में बन रहे हैं, एकल संरचना है ना, रेखीय संरचना है। तो समझो मेरे पास क्या है, तो मेरे पास क्या है, अगर आपका ट्राई एटॉमिक है, लीनियर स्ट्रक्चर है, तो भाई उसका काम बिल्कुल सेम टू सेम चलेगा जो आपका द्विपरमाणु के लिए होता है। ठीक से, पर मान लो अगर ट्राई एटॉमिक में नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है, बोले तो असंरेखीय संरचना है। असंरेखीय संरचना में आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 6 हो जाता है। 6/2 3r प्लस का 1 4r भाग 2 4/3 कितना बचा भैया, आपका 1.3। तो भैया याद रखेंगे सर, गामा सबसे ज्यादा आपका होता है मोनो एटॉमिक के लिए, फिर डाई के लिए कम, ट्राई के लिए और भी कम। क्लियर है क्या? हाँ सर, बढ़िया, हम इनको याद रख लेंगे। ओके, बात करें मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन का नियम। मैक्सवेल का जो ऊर्जा समविभाजन नियम कहता है कि सर क्या, कि किसी भी गैस में जो कुल ऊर्जा उसकी होती है वो सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक समान रूप से बढ़ता है। जो भी ऊर्जा है कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेकर जो उसके पास ऊर्जा है वो फिक्स है दिए गए तापमान पर। दिए गए तापमान पे हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो ऊर्जा आपको मिलता है वो फिक्स होता है। हम बात करें भैया, तो इस नियम के अनुसार अगर बात करूं मैं किसके लिए, एक अणु के लिए बात करता हूं, तो एक अणु के लिए भी बात करें कि पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ऊर्जा कितना, 1/2 kT। एक अणु एक डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितना, 1/2 kT। सही तो हुआ है। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 2 हो तो डबल, 3 हो तो ट्रिपल, F हो तो F गुना F/2 kT। इसके बाद क्या है, ये एक अणु के लिए, एक अणु के लिए मान लो अणुओं की संख्या बढ़ा दो, n से गुणा कर दे, तो उसी को लगा भैया अगर n अणुओं की बात करता हूं तो उसी चीज को n से गुणा कर दो। एक अणु के लिए ये था, 2 के लिए डबल, 3 के लिए ट्रिपल, 4 के लिए 4 गुना और n के लिए n गुना, तो 1/2 n kT पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। सर f डिग्री के लिए तो f से गुणा कर दो, F/2 n kT। बहुत बढ़िया। तो याद करते हैं, हमने पढ़ा था PV बराबर nRT होता है, साथ में nkt भी होता है, तो आप nkt को nRT से रिप्लेस कर सकते हो, F/2 nRT। ये मेरे पास क्या है, इसकी कुल ऊर्जा का फॉर्मूला बन जाता है। चलेगा, डन सर। ये था n अणुओं के लिए दी गई मात्रा के लिए। अगर आपसे बोल दे कि 1 मोल के लिए बताओ, हम जानते हैं सर 1 मोल में आपके अणुओं की संख्या होती है आवेगाद्रो के बराबर, तो NaKT, और 1 मोल में n का वैल्यू छोटू होने से कितना, 1 होता है, तो F/2 RT F/2 NaKT, ये 1 मोल के लिए चल जाएगा। इनसे अलग, इनसे जुड़ा कुछ मेरे पास एग्जाम में आएगा, इनसे अलग कुछ नहीं आएगा। चलेगा, बात करते हैं लास्ट पार्ट। केवल स्थानांतरित गति के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम से कितना, 3 होता है, एक्स वाई जेड के मोशन, है ना। तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था सर, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम से 1/2 nRT था, f डिग्री के लिए f से गुणा कर दूंगा तो F/2 nRT मिल जाएगा। सर f कितना, 3 है, तो 3/2 nRT बनेगा। nRT को आप लोग nKT भी कह सकते हो। तो मेरे पास ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा केवल और केवल स्थानांतरित गति के लिए आने वाली ऊर्जा। ठीक सर, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, उनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से उनमें ऊर्जा कितना कितना बढ़ जाता है। सर मोनोटॉमिक सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी ही मोशन होता है, रोटेशन होता ही नहीं है, तो 100% ट्रांसलेटरी ऊर्जा मिलता है। डायटोमिक में जाओगे तो भैया चलने फिरने वाली 60% होती है और घूमने फिरने वाली 40% ऊर्जा उनको मिलता है। और आपका ट्राई एटॉमिक नॉन लीनियर स्ट्रक्चर 50-50% में क्या है, दोनों को ऊर्जा आधी आधी मिल जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक लास्ट पार्ट और देखा कि मान लो गैस का मिक्सचर है, गैस का मिक्सचर है, तो गैस के मिक्सचर के लिए अगर मुझे पूछा सीवी, कि सीवी मिक्सचर के लिए कितना मेरे पास आएगा, क्या लिखोगे भैया, N1 CV1 N2 CV2, सबको ऐसे जोड़ लेंगे और डिवाइड में कुल मोल की संख्या मिल जाएगा। सेम टू सेम तरीके से CP मिक्सचर, CP मिक्सचर N1 CP1 N2 CP2, ऐसे कर देंगे, डिवाइड में कुल मोल की संख्या। बहुत बढ़िया। और अगर आपसे पूछे कि मिक्सचर के लिए गामा बताओ,
विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात, तब ये फॉर्मूला मत लगाना, तब क्या आएगा मेरे पास, ये आएगा Cp मिक्सचर बटे Cv मिक्सचर। जब इनको फॉर्मूला से यहाँ पर डालोगे कितना आंसर आएगा, तो ये मेरे पास आएगा N1Cp1 N2 Cp2, ऐसे करते हो सबको जोड़ लेंगे और डिवाइड में कितना पास आएगा N1C1 N2 Cv2, सबको ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। सर ठीक है, ऐसे अपना काम हो जाएगा, बढ़िया 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 चलेगा। चल ठीक है, तो यहाँ पे आपका होता है चैप्टर के छोटू छोटू कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला होते हैं खत्म। ठीक है, इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तो आई होप यहाँ पे सारी बातें आपको एकदम 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 क्लियर रहा होगा। मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके टाटा बाय, लव यू।